नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी मोर बाय सौरभ में। और मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक के उन सभी स्टूडेंटों के लिए जिन्होंने कि यूपी पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा है और वो तैयारी में लगे हुए हैं। तो देखिए, आपके लिए हमारा चैनल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऑल सब्जेक्ट की क्लासें, काउंसलिंग से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन और जिस दिन आपका एग्जाम होता है उस दिन सबसे पहले आंसर की आपको हमारे इसी चैनल पे अवेलेबल होने वाली है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से ऐड हो जाइएगा। तो देखिए, आज हम इस चैप्टर में आपसे बात करने वाले हैं समुच्चय सिद्धांत एवं प्रतिचित्रण के अबाउट। ठीक है, तो इस चैप्टर से हम पहले ही आपको स्पष्ट कर दें कि आपका संभवतः एक क्वेश्चन आ सकता है। तो मुख्यतः इसमें से इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन देखा गया है, मतलब एक क्वेश्चन आने का मतलब इस चैप्टर से आपका 4 नंबर क्लियर होने वाला है। और इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चनों को और उन्हीं पॉइंटों को बताने वाले हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि जिन पर बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और हम बात करते हैं आज के इस चैप्टर समुच्चय सिद्धांत एवं प्रतिचित्रण के अबाउट। इसके पहले के चैप्टर्स अगर आप देखना चाहते हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर आप हमारे चैनल के वीडियोज में चले जाइए, वहाँ से भी आपको लिंक मिल जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि समुच्चय क्या है। सेट्स सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को समुच्चय कहते हैं तथा वस्तुओं को समुच्चय के अवयव कहते हैं। मान लीजिए, इसमें कहने का क्या मतलब है कि सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को समुच्चय कहते हैं, मतलब जैसे ए इक्वल टू आपका हो जाए 1 2 3 4, मानते हैं 4 ही तक, तो ये एक सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह है जिसे कि हम समुच्चय कहेंगे। और इसका प्रत्येक अवयव मतलब ए 1 2 3 4 ये उस समुच्चय का अवयव आपका कहलाएगा। तो मुख्यतः हम समुच्चय को ABC या स्मॉल ABC से डिनोट करते हैं। तो ये आपका समुच्चय का मेन कॉन्सेप्ट होता है तथा इसके अवयव को आप देख सकते हैं X इज रिलेटेड टू A, इस रूप में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए उसके बाद हम देखते हैं आपका इसके प्रकार, समुच्चय के प्रकार क्या क्या होते हैं। देखिए, समुच्चय हमने समझ लिया कि क्या है, तो अब हमारा मेन कॉन्सेप्ट यही होता है कि समुच्चय के प्रकार हम समझें कि समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तब आपको इसके टाइप्स की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस पड़ती है, तो इसलिए इसका टाइप समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले इसके एक हम महत्वपूर्ण टाइप की बात करते हैं, रिक्त समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसे आप चाहे फाई से डिनोट करिए या फिर इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, इसके बीच में कोई भी अंक नहीं लिखा होना चाहिए, तब ये रिक्त आपका कहलाएगा रिक्त समुच्चय। रिक्त का मतलब ही होता है जिसमें कुछ ना हो। फिर आपका आता है एकल समुच्चय। एकल इसके नाम से ही स्पष्ट है कि जिसमें एक अवयव हो। मान लीजिए ये 1 हो गया, ये आपका एक अवयव कहलाएगा। ठीक है, एकल अवयव। या फिर ये आपका जिस तरह से ब्रैकेट के अंदर 1 अगर आप लिख देते हैं तो ये भी आपका एकल अवयव कहलाएगा, जिसमें मतलब कहने का मतलब वह समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या 1 हो, आपका एकल समुच्चय कहलाता है। फिर उसके बाद आपका आता है परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। वे सेट जिनके अवयवों को गिना जा सकता है परिमित कहलाते हैं। इसका आपका सीधा सा पहचान ये है कि अगर आपको 1 2 3 4 अगर यहाँ पे आपका डॉट डॉट नहीं दिखाता है तब आपका ये कहलाएगा परिमित समुच्चय, जिसमें आप समुच्चयों की संख्या, जिसमें आप उस समुच्चय के अवयवों की संख्या को गिन सकते हैं। जैसे ए इक्वल टू 1 2 3 4, तो इसमें आप इसके अवयव को गिन सकते हैं कि 1 2 3 4 इसके अवयव हैं, तो इसलिए यह एक परिमित समुच्चय कहलाएगा। जस्ट उसके बाद आपका आता है अपरिमित समुच्चय, मतलब इनफाइनाइट सेट। वे समुच्चय जिनके अवयवों को आप नहीं गिन सकते, अपरिमित कहलाता है। इसका आप एग्जाम्पल ऐसे समझिए कि यदि 1 को कह दिया जाए 1 2 3 डॉट 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 डॉट, तो इसमें आप गिन नहीं सकते कि ये कहाँ तक जा रहा है, इसलिए इसे हम कहते हैं अपरिमित समुच्चय। फिर आपका बात आता है समान समुच्चय। देखिए, समान समुच्चय का कॉन्सेप्ट क्या होता है। यदि आपको एक अवयव दे दिया जाए ए और दूसरा अवयव दे दिया जाए बी, अगर इन दोनों अवयवों के अंदर 1 2 3 4, मान लीजिए 1 2 4 और 1 2 4, ये अगर दोनों में अवयव बराबर हैं तो इसे ही आपका कहा जाता है समान समुच्चय। मतलब ये समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का अवयव हो और समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का अवयव हो, तो इसे समान समुच्चय कहते हैं। उसके बाद आपका आता है बहुत ही महत्वपूर्ण उप समुच्चय, सबसेट। देखिए, सबसेट और प्रॉपर सबसेट बहुत बड़ा अंतर है इन दोनों में, आप इसे अच्छे से यहीं पे समझिए कि आपका उप समुच्चय क्या कहलाएगा। सबसेट माना ए और बी दो समुच्चय हैं, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का अवयव हो तो समुच्चय ए को
समुच्चय बी का उप समुच्चय कहते हैं। देखिए ये कैसे, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 5 तक, और आपको बी इज इक्वल टू दे दिया जाए 1 2 3। तो देखिए जो बी के जितने भी अवयव हैं 1 2 3 ये ए में समाहित हैं, और यहाँ पर आपका हो जाए 4 5 भी हो जाए, तब आप ये कहेंगे कि ये दोनों बराबर हैं, और इसका 1 2 3 4 जो है इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसलिए ये दोनों कहलाएंगे इसके उप समुच्चय। मतलब क्या कहा जाएगा कि माना ए और बी दो समुच्चय हैं, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का अवयव हो तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उप समुच्चय कहते हैं। मतलब उप समुच्चय का मतलब उसी में से जितना अंश आपका निकल जाए, 1 2 3 4 अगर यहाँ तक 4 में जा रहा है तो बी में अगर आपका हो जाएगा 1 2 3, तो इसमें ये जो बी कहलाएगा आपका ए का उप समुच्चय कहलाएगा। फिर आपका आता है, इसको आप डिनोट करते हैं इस तरह से जैसा कि इसमें ये दिखाया गया है। उसके बाद आपका आता है उचित उप समुच्चय, प्रॉपर सबसेट। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो, परंतु समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए का अवयव न हो। फिर से समझिए, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव जो है वो समुच्चय बी में हो, परंतु समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो कि ए में ना हो, तब इस समुच्चय को आप क्या कहेंगे, ए और बी का उचित उपसमुच्चय कहेंगे। ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहेंगे। इससे आप इस प्रकार से डिनोट करेंगे। जैसे अभी हमने जस्ट आपको बताया था कि ए में 1 2 3 4 हो और बी में आपका 1 2 3 हो, तो आप देखिए ए में 4 है और बी में 4 नहीं है, तो इसलिए ये दोनों उचित उपसमुच्चय कहलाएंगे। फिर आपका आता है समष्टीय मतलब यूनिवर्सल सेट। प्रत्येक दिए गए समुच्चय के अधिसमुच्चय को समष्टि समुच्चय कहते हैं। मतलब उसे जितने भी आपको समुच्चय दिए जाएं, अगर आप सभी को मिला करके एक नया समुच्चय बना दें तो उसे ही कहा जाता है समष्टीय या यूनिवर्सल सेट। समुच्चय पर संक्रियाएं कैसे होती हैं, इस पे मुख्यतः चार संक्रियाएं होती हैं। पहला तो समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट्स, जिसको कि आप यूनियन बोलते हैं। इसमें आपको क्या करना होता है, माना ए व बी दो समुच्चय हैं तथा समुच्चयों ए व बी के सम्मिलन को ए यूनियन बी से निरूपित करते हैं तथा इनमें से वे सभी अवयव होते हैं जो ए में या बी में दोनों में हो। इसके लिए आप ऐसे समझिए कि अगर आपको कह दिया जाए ए में है आपका 1 2 3 और बी में आपका हो जाए 3 4, तो आप अगर ए यूनियन बी निकालेंगे तो आपका जो आ जाएगा ए यूनियन बी वो हो जाएगा 1 2 3 4 5, मतलब टोटल नंबर्स हो जाएंगे उसमें। उसी को कहा जाता है आपका यूनियन, मतलब सभी समुच्चयों को मिला दिया जाता है। उसके बाद आपका आता है प्रतिच्छेदन। प्रतिच्छेदन क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तो समुच्चय ए व बी के प्रतिच्छेदन को ए इंटरसेक्शन बी से निरूपित करते हैं तथा इनमें से वे अवयव होते हैं जो ए व बी में दोनों में होते हैं। मतलब यूनियन का मतलब होता है टोटल नंबर्स और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन नंबर। जैसे आप इसको इस प्रकार एग्जांपल से समझिए, अगर आपको कह दिया जाए ए बराबर 1 2 3 4 और बी बराबर आपको कह दिया जाए कि 2 3, ठीक है, बस इतना ही। तो अगर आपको इसका यूनियन निकालना हो तो यूनियन तो आपका हो जाएगा टोटली 1 2 3 4, और अगर आपको इसका इंटरसेक्शन निकालना हो तो आप इसमें समझिए कि इंटरसेक्शन मतलब इसमें किस किस में डिफरेंस है, ए का कौन सा अवयव है जो बी में नहीं है। आप इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो 2 3 इसमें भी है, 2 3 इसमें भी है, 1 और 4 इसमें नहीं है बी में, तो 1 और 4 जो हो जाएगा वो इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। मतलब 1 और 4 इसका डिफरेंस हो जाएगा, और जो आपका 2 और 3 था वही 2 और 3 इसका इंटरसेक्शन कहलाएगा। मतलब जो दोनों में कॉमन है वही कहलाएगा। फिर आपका आता है समुच्चयों का अंतर। यदि ए व बी दो समुच्चय हैं तब समुच्चय ए व बी के अंतर को a माइनस बी से निरूपित करते हैं तथा इनमें वे अवयव होते हैं जो ए के अवयव होते हैं परंतु बी के अवयव नहीं होते हैं। इसका कहने का मतलब ए माइनस बी तब होगा जब इसमें वही समुच्चय आएंगे जो अवयव ए के हों परंतु बी के ना हों। मतलब ऐसा जो कि ए में हो परंतु वह बी में ना हो, वही आपका डिफरेंस कहलाएगा। आप इसकी सीधे आप इसके डिफिनेशन से ही समझ सकते हैं, या फिर हम आपको आगे इसका एग्जाम्पल सहित आपको इससे दिखाने वाले हैं कि यदि ए व बी दो समुच्चय हैं तब इन समुच्चयों का अंतर जिसे कि हम a माइनस बी से निरूपित करते हैं वह इनमें वे अवयव होंगे जो कि a के अवयव हों परंतु b के अवयव ना हों। इसी को आप कहेंगे a माइनस बी। देखिए जब a माइनस बी होगा तो a के अवयव मुख्यतः लिए जाएंगे और b के आप निकाल देंगे,
बट जब अगर b माइनस ए लिया जाएगा तो b के अवयवों को मुख्यतः देखा जाएगा और a के अवयवों को निकाल दिया जाएगा। फिर आपका आता है पूरक समुच्चय। यदि u एक समष्टीय समुच्चय है, समष्टीय समुच्चय भी हमने आपको जस्ट पहले बताया था, तथा a जो है सबसेट है u का, तब a के पूरक समुच्चय को a डैश या u माइनस ए से निरूपित करते हैं। अब देखिए u माइनस ए का यहाँ पर आप मतलब समझ सकते हैं कि u का मतलब यूनिवर्सल मतलब टोटल नंबर्स, और a का मतलब जो आपको दिया गया हो, मान लीजिए 1 2 3 दिया गया है और यूनिवर्सल में आपको 1 2 3 4 5 दिया गया है, तो जो a डैश आएगा वो 1 2 3 4 5 में से 2 3 4 मतलब 2 3 4 a का अवयव है और 1 2 3 4 5 u का यूनिवर्सल का है, तो जो a डैश आएगा वो आपका 1 और 5 आएगा, क्योंकि 1 और 5 जो है वो u में तो है बट a में नहीं है, तो ये आपका माइनस भी आप यहीं से समझ सकते हैं। तो आइए इसका समझते हैं। सबसे पहला हम एक क्वेश्चन देखिए, इसमें उन्हीं क्वेश्चनों को हम आपको बताएंगे जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जो कि एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें आपको एक फार्मूला ध्यान देना होगा कि किसी भी समुच्चय में उप समुच्चयों की जो संख्या होती है वो 2n के बराबर होती है, जहाँ पर n जो होता है वो उस प्रमुख समुच्चय में अवयवों की संख्या होती है। आप यहाँ से देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपको समुच्चय A बराबर MNP के उप समुच्चयों की आपको संख्या बतानी है, जबकि आपको ऑप्शन दिया गया है 6 7 8 9। तो देखिए इसके लिए आपका मेन फार्मूला यही हो जाएगा कि उप समुच्चयों की कुल संख्या जो होगी वो 2n के बराबर होगी, और आप n की वैल्यू यहाँ से देखेंगे 1 2 3, तो मतलब 2 की पावर 3, मतलब 2 की पावर 3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 8, मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही 8। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि आगे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे इसी चैनल पे सबसे पहले और सबसे धमाकेदार तरीके से मिलने वाली हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आ जाता है। यदि आपको दिया गया है a बराबर 1 3 9 10 21 और b बराबर आपको दिया गया है 4 6 8 10 तथा c बराबर आपको दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तब आपको a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c का मान आपको ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो देखिए इन प्रश्नों को करने के पहले आपको समझना होगा कि इंटरसेक्शन क्या होता है। तो इंटरसेक्शन आप समझ चुके हैं, बट यहाँ पर आपको हम अंकों के माध्यम से इंटरसेक्शन बताने वाले हैं। तो देखिए इसको करने के पहले आप सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद आप सीधे सीधे a के साथ उसका इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए b के साथ आप इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे। b के कौन कौन से अवयव हैं। b में है 4 6 8 10 और c में है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो जब आप इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो देखिए आपका इंटरसेक्शन कैसे निकलता है। b इंटरसेक्शन c जब आप करते हैं तो b का मान इतना है और c में इतना है। तो आप यहाँ पर देखिए कि b और c में कौन कौन से अंक कॉमन हैं। तो आप देखेंगे कि 4 6 8 10 इसमें भी है और 4 6 8 10 इसमें भी है। तो मतलब इंटरसेक्शन वही होता है जो दोनों में कॉमन होता है। तो मतलब b इंटरसेक्शन c का मान जो आएगा आपका वो हो जाएगा 4 से 8 10। अब आपको ज्ञात करना क्या है, इस ब्रैकेट का a के साथ इंटरसेक्शन, और a की वैल्यू आपको दी गई है 1 3 9 10 21। तो 1 3 9 10 21 का आप इसके साथ इंटरसेक्शन जब देखेंगे तो दोनों में आप देखिए कॉमन क्या मिलेगा, आपको दोनों में 10 कॉमन मिलेगा। तो मतलब इसका जो मान आएगा वो 10 हो जाएगा। तो इसीलिए आपका आंसर आ जाएगा 10, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप इंटरसेक्शन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए उसके बाद एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए, क्योंकि इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन संभवतः मिल सकता है। 240 विद्यार्थियों के समूह में 200 इतिहास लेते हैं तथा 90 भूगोल लेते हैं। यदि 20 विद्यार्थी दोनों में से कोई विषय नहीं लेते तो कितने विद्यार्थी दोनों विषय लेते हैं। देखिए आप फिर से क्वेश्चन समझिए। 240 विद्यार्थियों का एक समूह है जिसमें 200 विद्यार्थी इतिहास लेते हैं, 90 भूगोल लेते हैं, और यदि 20 विद्यार्थी दोनों में से कोई विषय नहीं लेते हैं तो कितने विद्यार्थी दोनों विषय लेते हैं। आपको ऑप्शन दिया गया है 60 70 80 90। तो देखिए सबसे पहले तो आप इसमें निकाल लीजिए कि कितने विद्यार्थियों ने इतिहास लिया है। तो इतिहास नहीं लिया है, माफ़ कीजिएगा। टोटल विद्यार्थियों की संख्या 240 है, इतिहास लेने वालों की संख्या 200। तो आप जब इतिहास नहीं लेने वाले का निकालेंगे तो 240 माइनस 200 करेंगे तो आपका आ जाएगा 40 छात्रों ने इतिहास आपका नहीं लिया है। तो जस्ट उसी प्रकार जब आप देखेंगे कि कितने छात्रों ने भूगोल नहीं लिया है तो आप 240 माइनस 90 कर देंगे तो आपका आ जाएगा कि कितने छात्रों ने भूगोल नहीं लिया है। तो देखिए भूगोल न लेने वालों की संख्या हो जाएगी आपकी 150 और इतिहास न लेने वालों की संख्या हो जाएगी आपकी 40।
20 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों में से कोई विषय नहीं लेते हैं। मतलब 40 विद्यार्थी इतिहास नहीं लिए हैं और 150 विद्यार्थी आपका भूगोल नहीं लिए हैं, जबकि 20 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने ना तो इतिहास लिया है और ना तो भूगोल लिया है। तो देखिए इसमें कहने का क्या मतलब हो जाएगा, अतः वे 40 तथा 150 में सम्मिलित हैं। आप कहने का मतलब समझिए कि ये जो 20 होंगे, ये 20 इस 40 और 150 में सम्मिलित हैं, क्योंकि इस 40 ने ना तो इतिहास लिया है और इस 150 ने ना तो भूगोल लिया है। तो मतलब 20 जो हैं वो इस 40 और 150 में सम्मिलित हैं। तो कोई एक अथवा दोनों विषय न लेने वाला विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी आपका 40 माइनस 150 माइनस 20। ये कैसे हुआ, ये आपका ऐसे हो जाएगा कि इतिहास जो है वो ने नहीं लिया, भूगोल आपका 150 छात्रों ने नहीं लिया और दोनों विषय 20 छात्रों ने नहीं लिया। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 40 प्लस 150। चूँकि आपका इतिहास न लेने वालों की संख्या 40, भूगोल न लेने वालों की संख्या 150, तो मतलब इतिहास और भूगोल दोनों मिला के न लेने वालों की संख्या है आपका 190 और दोनों विषय नहीं लिया है 20 छात्रों ने। तो आपका 170 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने दोनों विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या आपकी हो जाएगी 240 माइनस 170 बराबर 70। तो इसमें 170 विद्यार्थी ऐसे हैं, कोई एक अथवा दोनों विषय न लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या आपकी हो जाएगी 170। तो दोनों विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या आपकी हो जाएगी 240 माइनस 170 बराबर 70। तो उम्मीद है आपको हमारे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे दोस्तों। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो आप फटाक से कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होकर के हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो तैयार रहिए, अगली क्लास आपकी आने वाली है त्रिभुज की। तो त्रिभुज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में। तो इस वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कोई भी डाउट हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप हमसे पूछ सकते हैं। नमस्कार, फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने कम से कम 5 दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।